गुड मॉर्निंग। यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स। इस यूनिट में लास्ट टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये एक तरह का पॉलीमर है और इस पॉलीमर का फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड से होता है। यानी यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है ये वर्क करता है एज अ मोनोमर और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर, और उसको हम एग्जैक्टली बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इसमें फॉस्फेट, एक पार्ट होता है बेस और एक पार्ट होता है शुगर। फॉस्फेट से मीनिंग है PO4 3-, इस लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फेट लिंकेज। बेस जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस बेसेस होते हैं, हेट्रोजीनियस बेसिस। इनके स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ आपने बेसिस का नाम ही ध्यान रखना है। एंड बेसिस में एक बेस है एडेनिन, कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। एक है ग्वानिन, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। फिर देन साइटोसिन, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और थायमिन, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। एक और होता है यूरेसिल, कैपिटल यू से हम इसे डिनोट करते हैं। तो इस टाइप से ये 5 हेट्रोजीनियस बेसिस हैं। शुगर जो है ये एक पेंटोज शुगर हम यहाँ पर यूज करते हैं और इस पेंटोज शुगर को पर्टिकुलर राइबोज बोला जाता है। राइबोज फॉर्मूला C5H10O5 ये होगा और इसका हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं पेंटोज शुगर का। ये हमारी कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं। यहाँ पे हमने OH लिया है, यहाँ HOH, फिर HOH, फिर देन HCH2OH। 5 कार्बन्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन। H10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H है। ऑक्सीजन 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन इसके अंदर आ गए। इसे हम बीटा डी राइबोस ये भी हम कहते हैं, इसे बीटा डी राइबोस। और इसमें जो सेकंड कार्बन है उस सेकंड कार्बन एटम से ऑक्सीजन को हम हटा भी सकते हैं। ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, यहाँ से यदि हमने ऑक्सीजन को हटा दिया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास 4 वैलेंसीज ले ली हमने, OHH, ये हमारे पास H आ गए, यहाँ भी H, इस प्लेस से हमने ऑक्सीजन को हटा दिया है। ये HOH वैसे ही है, सेम HCH2OH। इसे हम बोलते हैं बीटा डी डीऑक्सी। और डी में भी देखिए आप सेकंड प्लेस से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो इसे हम बोल सकते हैं 2-डीऑक्सी राइबोस, बीटा D2-डीऑक्सी राइबोस ये हमने लिया है। और ये जो बीटा D2-डीऑक्सी राइबोस है इसका यूज हम डीएनए में करते हैं, यानी ये डीएनए की शुगर है। और ये जो बीटा डी राइबोस है ये आरएनए की शुगर है। मतलब यहीं यदि हम न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप कंफर्म करें, एक है डीएनए और एक है आरएनए, तो जो डीएनए का जो कंपोजिशन होता है उसमें इस शुगर का यूज करेंगे, मतलब बीटा D2-डीऑक्सी राइबोस का। और जो बेसिस हम यूज करते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन यूज करेंगे। और फॉस्फेट लिंकेज तो कॉमन ही है। और यदि आरएनए का यदि हमको स्ट्रक्चर कंफर्म करना है या कंपोजिशन बताना है तो आरएनए के लिए हम ये वाली शुगर यूज करेंगे, बीटा डी राइबोस। और जो बेसिस होंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, उसमें थायमिन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि डीएनए में थायमिन होगा और आरएनए में थायमिन के प्लेस पर यूरेसिल होगा। बाकी 3 जो बेसिस है वो कॉमन है, दोनों ही डीएनए और आरएनए में चलेंगे। और फॉस्फेट लिंकेज भी कॉमन है डीएनए और आरएनए। तो ये था हमारा कंपोजिशन। अब हम आते हैं न्यूक्लियोसाइड पर और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर पर।
एक्चुअली शुगर प्लस बेस, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोटाइड अभी हमने देखा, ये हमारा शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ये होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो अब इसी तरह से आप डिफरेंस दे सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाए, तो सबसे पहले हमने एक पेंटोज शुगर ले ली, ये इसकी 4 वैलेंसी हमने शो कर दी, और यहां पर हम ले रहे हैं बेस, हेट्रोजीनियस बेस, इसकी इस वैलेंसी पे सेट होता है, और यहां पे हम लेते हैं H, ये हमारा होता है HOH। अभी हम ये OH ही ले रहे हैं, 2 डिऑक्सी नहीं करा रहे हैं, इसको OH के फॉर्म में रखना है, HOH, यहाँ H, CH2, फिर देन O, P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन 2 वैलेंसीज, तो 2 माइनस चार्ज लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, कंप्लीट ये फॉस्फोरस आ गया, 1 2 3 4 5, फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी। तो इस तरह से ये हमारा बन गया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है उसका स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोटाइड, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसी में जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तब हमारा बनेगा न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में जो हमारे पास 3' कार्बन है एंड 5' कार्बन है। अब 3' एंड 5' कार्बन है कौन सा, तो बेस के बाद ये जो फर्स्ट कार्बन है इसे हम बोलते हैं 1' कार्बन, सेकंड कार्बन को बोलते हैं 2' कार्बन, थर्ड कार्बन को हम बोलते हैं 3', फिर देन 4' एंड 5'। इस तरह से डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं। और जो 3rd' कार्बन एटम है एंड 5th कार्बन एटम है, इनके बीच में एक लिंकेज होता है, इसे बोला जाता है फॉस्फो डायएस्टर लिंकेज, ये प्रेजेंट होता है 3' एंड 5' कार्बन एटम के बीच में। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भाई फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है, तो आपको बताना है कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन 2 न्यूक्लियोटाइड्स में जो 3' कार्बन एंड 5' कार्बन के बीच में जो लिंकेज एस्टेब्लिश होगा, देन दिस लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब वो लिंकेज बनेगा कैसे, उसका भी रिएक्शन देख लें, उसका भी स्ट्रक्चर बना लें, किस तरह से वो लिंकेज बनेगा। बेस्ट अभी हम इसी को अपने सामने रखते हुए चलते हैं। पहले तो हमने ये लेना है बेस, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसको छोड़ देते हैं वैसे ही। यहाँ ले लें OH बिकॉज ये 3' कार्बन है हमारा, एंड यहाँ ले लें हम CH2, फिर देन O, P, डबल बॉन्ड O एंड माइनस, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड इस तरह से ले रहे हैं। प्लस सेकंड मॉलिक्यूल भी हम इसी तरह बनाएंगे, बेस, और बेस्ट आप इसको शुगर लिख लीजिए बीच में, ये शुगर है, 4 वैलेंसीज OH, फिर यहाँ पे आएगा CH2, फिर देन O, P, डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। अब इसको हमें कनेक्ट करना है, ये हमारा 5' कार्बन एटम है, ये 3' कार्बन एटम, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगा। कैसे बनाना है, फर्स्ट यहाँ है हमारा CH2, O, P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये एज इट इज रहेगा। बेस ये लिया हमने, यहाँ पर H है, ये कनेक्ट होगा इसके साथ, इस O के साथ, O, सिंगल बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, एंड फिर ये हमने लेना है O माइनस, और ये O
इसके साथ CH2 कनेक्ट होगा, CH2 एक वैलेंसी पर आके, इसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसा बढ़ा देंगे, इस तरह से ये बनेगा बेस। यहाँ हम लिख लें H और ये वापस OH, ये OH रहेगा, शुगर, शुगर। एंड ये जो लिंकेज है, दिस लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फो डायएस्टर लिंकेज, इसे बोला जाता है फॉस्फो डायएस्टर लिंकेज। सारी वैलेंसी इसमें कंप्लीट है, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी, फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 वैलेंसी, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन की भी 2, सबकी 2 वैलेंसी पूरी कंप्लीट है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम इसको एक सिंपली ऐसा भी बना सकते हैं, शुगर, फिर देन फॉस्फेट, फिर देन शुगर, फिर देन फॉस्फेट, और शुगर के साथ बेस कनेक्ट रहते जाएगा। ये आपने N लगा दिया है तो ये बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब आते हैं DNA के स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर ऑफ DNA पर। ये DNA का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। एक्चुअली DNA का जो स्ट्रक्चर है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से हम इसको बनाते हैं। DNA स्ट्रक्चर, ये 5' कार्बन, 3' कार्बन एटम, और सभी प्लेस पे शुगर है, यहाँ पर S है, ये S आप ले सकते हैं इसमें। इस तरह से शुगर है, और जो शुगर है, शुगर के साथ ये बेस कनेक्ट होगा, बेस लाइक एडेनिन और बेस लाइक थाइमिन, इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। एक्चुअली डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक वैसे ही ये शुगर, तो साइटोसिन एंड ग्वानिन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फिर ग्वानिन एंड साइटोसिन जहाँ कहीं भी होंगे उनके बीच में ट्रिपल ही बनेगा, और थाइमिन और एडेनिन, इनके बीच में डबल बॉन्ड ही बनेगा। एडेनिन डबल बॉन्ड, थाइमिन यहाँ भी ले लें, C ट्रिपल बॉन्ड G, यहाँ G ट्रिपल बॉन्ड C लाइक दिस, यहाँ आ जाएगा A डबल बॉन्ड T। इस तरह से ये DNA का हमारा स्ट्रक्चर बनते जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। और जब हम RNA में चलेंगे तो RNA का हमें सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मिलता है। जब DNA RNA में डिफरेंस पूछा जाता है तो हम क्या क्या डिफरेंस दे सकते हैं। एक डिफरेंस तो बता सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर, इसका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। RNA में सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आता है। DNA के जो बेसिस हैं, हेट्रोजीनियस बेसिस, वो हमारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन होते हैं। और RNA में जो बेसिस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये बेसिस होते हैं। DNA में जो शुगर यूज करते हैं वो हमारी होती है 2-डिऑक्सी राइबोज। इस शुगर का हम यूज करते हैं और इसमें हम सीधे राइबोज शुगर का यूज करते हैं। तो इस तरह से कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफरेंस हुआ DNA और RNA में। एक डिफरेंस हम इसमें इसकी फंक्शन के बेसिस पे भी ले सकते हैं कि जो DNA है, DNA का फंक्शन होता है जितनी भी हेरिडिटी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर कर देता है DNA। क्योंकि जो DNA है इसका जब डिवीजन होता है तो ये सिंपल वैसे ही जेरोक्स फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाता है। RNA का यदि हम फंक्शन कंफर्म करें तो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज होता है। प्रोटीन के सिंथेसिस में RNA का यूज होता है।
तो इस तरह से ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है। एक्चुअली ये न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स भी हैं। ये जो हमारे पास आरएनए है, इस आरएनए के टाइप्स भी होते हैं। 3 टाइप्स के आरएनए हैं हमारे। फर्स्ट टाइप है आरआरएनए। आर से मतलब है राइबोसोमल। फिर सेकंड टाइप है एमआरएनए। एम से मीनिंग है मैसेंजर आरएनए। एंड थर्ड है टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए। इस तरह से आरएनए के 3 टाइप्स हैं हमारे। तो ये था हमारा पूरा न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आप देख सकते हैं, विटामिन्स वाला। वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक टेबल ही है और विटामिन्स के बारे में आप लोग जानते भी हैं, फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया जरूर ले लें। विटामिन्स ये भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और बहुत सारी कैटेगरी होती है इसमें। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये डिफरेंट टाइप के हमारे विटामिन्स हैं। और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं बी एंड सी। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, तभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो हम बताएंगे कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी होता है। एंड जो रेस्ट है विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, ये सारे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आते हैं। और ये जितने विटामिन हम देख रहे हैं इनके सोर्सेस टेक्स्ट बुक दिए हुई है, उसमें सभी के सोर्सेस दिए हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। डिजीजेस जरूर देख लें कि इनसे डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सब जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है, रिकेट्स डिजीज, जिसमें बोन बेंड होने लगती है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो डिले होने लगता है, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारा विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। तो इस तरह से ये हमारा विटामिन वाला टॉपिक था। थैंक यू।